होते हैं, जिसमें से निर्वाचित 12 आएंगे और 238 आपके ऐसे रहेंगे। बट वास्तव में क्या हो रहा है, 245 का हो रहा है, 245 का, जिसमें 223 ये है और 12 आपके मनोनीत है। ठीक, चलो ये हो गया। अब 12 मनोनीत में आप जब आओगे तो राज्यों से कितने जाते हैं, 225 जाते हैं, और केंद्र शासित से कितने जाएंगे फिर बताओ? 8 जाएंगे। ठीक है, देखो अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स किसके सदस्य की बात कर रहे हैं, राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो एक तो हमारी अधिकतम है, इसको लिख लो कहीं पे, अधिकतम है, अधिकतम हम दे सकते हैं 250। ठीक है, इस 250 में हम 238 को बोलते हैं निर्वाचित, यानी कि इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए। फिर मनोनीत, मनोनीत तुम्हारे 12 होंगे, लेकिन वास्तव में वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है कि हमारे पास कितने आएंगे, 245। ठीक है, 245 में राज्यों से कितने आते हैं, 233। ठीक है, और इसमें से 12 जाएंगे। ठीक, अब फिर इस 233 में कौन से आएंगे, एक आपका राज्यों से आएगा और एक आपका किससे आएगा, केंद्र शासित से, केंद्र शासित से, यानी कि यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित से 8 जाएंगे। तो इस क्लियर है, क्लियर है ना? ओके, ये मनोनीत होता है, मनोनीत, और ये क्या होता है, राज्यों से निर्वाचित। ये हमारे पास पूरा इसका सदस्यों का कैसे चयन होता है उसका ढांचा है। अच्छा, हमारे पास आप बोलो कि ये किस आप दिल्ली से कितना जाएगा, 1 जाएगा, याद रखना, दिल्ली को अक्सर पूछ लेते हैं। तो केंद्र शासित है दिल्ली। ठीक है, हमारे पास केंद्र शासित ऐसे कौन कौन से हैं, एक आपका पुडुचेरी, पुडुचेरी, और आपका एक दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली से 1 जाता है, ये दोनों क्या है, केंद्र शासित है, पर यहाँ पे क्या है, विधानसभा है। आधार पर यहाँ पे होता है, किसके आधार पर होता है, ये जो आवंटन है ये किस आधार पर होता है, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। हाँ, और कौन सी अनुसूची में कितना है दिया रहेगा, चौथी अनुसूची। क्लियर है? इसके बाद आप इसमें निर्वाचन कैसा होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, संक्रमणीय और अनुपातिक विधि, मतलब प्रोपोर्शनल और सिंगल ट्रांसफरेबल। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास। इसके बाद शक्तियों पे आ जाओ। शक्तियां वही है कि 3 मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या क्या शक्तियां इसकी इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपका हो जाएगा क्या, कि अगर गैर आपका कोई धन विधेयक है, यानी कि नॉन फाइनेंशियल बिल है, तो दोनों में सेम ही शक्तियां मिलती हैं, लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन अगर धन विधेयक हो जाए तो धन विधेयक को लोकसभा में ही हम पेश कर सकते हैं, और राज्यसभा की सहमति इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या निर्णय दिया है उसको लोकसभा को मानना, और 14 दिन के बाद वो अपनी राय वगैरह सबमिट कर सकता है, इसके बाद वो मान लिया जाता है। यही इसके इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, और राज्यसभा का जो आपका उपराष्ट्रपति का जो हटाने वाला है वो किस पे पहले पेश करेंगे, राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में भी उसको बहुमत से पारित होना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अब आपके अखिल भारतीय सेवा वाला है, अखिल भारतीय सेवा में भी राज्यसभा का 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, और आपका जब राज्यों का नाम भी करेंगे तो भी इसकी बहुमत की आवश्यकता है। क्लियर है? अब हम लोग लोकसभा पे जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग लोकसभा के अगर सदस्य या मेंबर्स की बात करें तो कितना है, एक तो हम लोग देखेंगे मैक्सिमम या अधिकतम हम कितना कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे 552, लेकिन वर्तमान में कितना है, ठीक है, ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने, शायद हम लोग सॉरी 550 मैक्सिमम। ठीक है, ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। याद करिए, हम लोग ने एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी किया था 552 के ऊपर, रख सकती है पर रखती नहीं है वाला टाइप का। ठीक है, तो दिस इज लाइक दैट। अब इस 5 में निर्वाचित होंगे और 2 मनोनीत होंगे। याद रखना, कभी भी मनोनीत को कंफ्यूज मत करना। इसमें पहले मैं लिखूंगी निर्वाचित और इसमें रखूंगी मनोनीत, नॉमिनेटेड। मनोनीत कितने होंगे, 2 मनोनीत होंगे, और निर्वाचित कितने होंगे, 550। क्लियर? तो वर्तमान में सिचुएशन क्या है, वर्तमान में सिचुएशन हमारी 545 की है, तो जिसमें निर्वाचित कितने होंगे, निर्वाचित होंगे 543, और मनोनीत कितने होंगे, नॉमिनेटेड कितने होंगे, 2। अब निर्वाचित में कौन आएंगे, इसका मतलब केंद्र शासित भी आएगा और आपके राज्य भी आएंगे, राज्य भी आएंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, आपके यूटीज भी आएंगे और आपके स्टेट्स भी आएंगे। ठीक है, तो यूटी से 19 जाते हैं, याद रखना है आपको, लोकसभा में यूटी से 19 जाएगा और इसमें 524 है, 524 कौन कहां से जाएगा, राज्य से। ठीक है, क्लियर है ना? तो लोकसभा की इंपॉर्टेंस हम लोग जानते हैं कि लोकसभा अस्थायी है, जैसे ही सरकार का विघटन हुआ हमारा लोकसभा बर्खास्त हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए नॉन परमानेंट है। अब
समस्या क्या है कि 552 इसमें मैक्सिमम हो सकता है, पर वर्तमान में ट्रेंड क्या चल रहा है, 545 का चल रहा है। निर्वाचित 543 है, मनोनीत 2 है, जिसमें कि स्टेट से हमारे पास 524 आएंगे इलेक्टेड होके, और यूटी से कितने जाएंगे 9। यूटी से हमारे पास 8 है। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं, 25 सीटें। कल ही हम लोगों ने देखा था यूपी से कितनी है, 80 सीटें। अब आप कंपेयर कर लो कि लोकसभा में, लोकसभा चुनाव होगा ना, इससे लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो राजस्थान की कितनी है, राजस्थान की 25 सीट है, यूपी की सबसे मैक्सिमम है 80 सीट है। तो यूपी, इसीलिए यूपी का विधानसभा चुनाव बहुत मायने रखता है, ठीक है। यूपी का विधानसभा चुनाव या यूपी से कितनी सीटें आई है लोकसभा में बहुत मायने रखता है, बिकॉज ये काफी बहुमत को होल्ड किए हुए रहता है। क्लियर है, सो कीप इन माइंड। अब हम एंग्लो इंडियन वाले केस है, जो कि अब हम नॉमिनेशंस नहीं होते हैं। कब बंद कर दिया गया है, 26 जनवरी 2020। हाँ, 26 जनवरी 2020 में एक अनुच्छेद पास करवा के आपका इसको बंद करवा दिया गया। क्लियर। अब लिखे 82, ये क्या कहता है, परिसीमन आयोग। इसको तुम डायरेक्टली ये भी कह सकते हो, ये किस लिए हो रहा है, मैंने बोला कि ये चुनाव के लिए हो रहा है, ठीक है। तो चुनाव अगर हम मेन सरकारों के हिसाब से देखें तो एक हमारा स्टेट वाइज सरकार होगी, एक हमारी यूनियन सरकार होगी, ठीक है। दो सरकार होगी। स्टेट वाइज सरकार के लिए कौन सी होती है, विधानसभा चुनाव। अभी राजस्थान का हुआ विधानसभा चुनाव, कौन है राजस्थान के मुख्यमंत्री, देखो याद रखना हमारे पास 2 उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, और एक मुख्यमंत्री है, ठीक है। 2 उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम है, और एक मुख्यमंत्री सीएम है। याद है ना तीनों, करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये विधानसभा चुनाव होगा, और यूनियन स्टेट में क्या होगा, हमारे पास लोकसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, ठीक है। तो इस परिसीमन आयोग क्या करता है, परिसीमन आयोग लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित क्षेत्रों का क्या करता है, दायरा क्रिएट, क्षेत्र क्रिएट करता है, दायरा क्रिएट करता है। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, परिसीमन आयोग लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्रिएट करता है, निर्वाचित क्षेत्र क्रिएट करता है, निर्वाचित क्षेत्रों की देखो सीमा बनाता है, साथ ही साथ वो विधानसभा चुनाव के भी सीमा बनाता है। परिसीमन आयोग की बात करता है, परिसीमन आयोग, ठीक है। तो इस परिसीमन आयोग को ध्यान से रखना, अभी तक 4 परिसीमन आयोग हो चुके हैं, 4 परिसीमन आयोग हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट वाला परिसीमन आयोग कब हुआ था, 2002 में हुआ था, ठीक है। परिसीमन आयोग बहुत हेक्टिक जॉब है, कल भी मैंने बोला था, आज भी बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये पूरे के डिफरेंट राज्य हैं, उन राज्यों के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो परिसीमा क्रिएट करता है लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों की परिसीमा, साथ में विधानसभा। अब तक कितने परिसीमन आयोग हो चुके हैं, 2002 तक, ठीक है। सबसे पहला परिसीमन आयोग कब बना था, 1950 में क्या बना था, हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो सबसे पहला जो परिसीमन आयोग गठित हुआ था, सबसे फर्स्ट जो परिसीमन आयोग गठन हुआ था, परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, वो आपका 1952 में हुआ था, और लास्ट वाला कब है, 2002 में। तो ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। अब परिसीमन आयोग का जो गठन कौन करता है, केंद्र गठन करती है इसका, ठीक है। दूसरी बात, परिसीमन आयोग के ऊपर कोई भी न्यायालय प्रश्न नहीं कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिसीमन आयोग पर कोई भी न्यायालय प्रश्न नहीं उठा सकता, या उसको चुनौती नहीं दी सकती कि परिसीमन आयोग ने ये गलत फैसला लिया, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र नहीं हो सकता। याद रखने वाली बात, 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको परिसीमन आयोग पे कोई नहीं उठाएगा। दूसरा, 4 परिसीमन आयोग आज तक हो चुके हैं। तीसरा, ये निर्वाचन क्षेत्र के सब, लोकसभा चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र भी और विधानसभा निर्वाचन चुनाव के क्षेत्र भी यही डिसाइड करता है, ठीक है। और ये बनाता कौन है, केंद्र, ठीक। 83 यानी कि अनुच्छेद 83 एक्चुअली बात करता है दोनों सदनों के बारे में, यानी कि आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल 83 कहता है कि संसद के क्या करेगा, कार्यकाल को बात करेगा, कार्यकाल, ठीक है। संसद के दोनों सदन, ठीक है। जब ये संसद के दोनों सदन की बात कर रहा है, यानी कि ये राज्यसभा की भी बात कर रहा है और ये लोकसभा की भी बात कर रहा है। लोकसभा मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की बात कर रहा है, पार्लियामेंट के राज्यसभा का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और लोकसभा का क्या होगा, इसका मतलब बताइए, लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा, 5 साल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5 साल नहीं हुआ, मैंने अभी बोला था विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, पारित भी हो गया, और पक्ष अगर विश्वास प्रस्ताव ला दिया, पारित हो गया, वो तो अलग केस है। लेकिन अगर विपक्ष ने, ऑपोजिशन ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया,
तो क्या हो जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी। मतलब सरकार के पास इतने विधायक ही नहीं है कि वो सरकार खड़ा कर सके, तो क्या होगा, नहीं, मेजोरिटी होती है ना, मेजोरिटी वोटिंग की जब बात होती है, तो जब मेजोरिटी वोटिंग की बात होती है, इसका मतलब क्या हो गया कि कौन, ये भंग हो जाएगी, लोकसभा भंग होगी। याद रखना, सरकार हम लोग भंग नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा भंग, लोकसभा भंग हो जाएगी। तो इस लोकसभा जब भंग होगी, कौन करेगा, लोकसभा को भंग कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है। क्लियर है, लोकसभा को भंग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब मुझे बताओ, एक, क्योंकि ये लोकसभा की बात चल रही है, और मान लो कि अगर आपका इमरजेंसी हो, मतलब आपातकाल, पूरे देश में आपातकाल की परिस्थिति हो, देश में आपातकाल की परिस्थिति, आपातकाल या इमरजेंसी हो, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, तो याद रखना है कि लोकसभा 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 ईयर का एक्सटेंशन होता है, या 1 ईयर को विस्तार किया जाता है, एक्सटेंशन। क्लियर है, तो ये लोकसभा की आपकी प्रॉपर्टी होगी। क्या प्रॉपर्टी होगी, कि अगर इमरजेंसी है तो ये आप कर सकते हो। अब कब, 1976 में हमारे पीएम या प्रधानमंत्री कौन थे जिसके समय इमरजेंसी लगा था, और उस इमरजेंसी में 1 साल का लोकसभा को एक्सटेंड कराया गया था। हाँ, जो इंदिरा गांधी का क्या था, एक्सटेंशन करवाया गया था। किसका, क्योंकि इंदिरा गांधी उस वक्त पीएम थी, मतलब उनकी मंत्रिपरिषद थी, उनकी मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठी थी, तो लोकसभा का क्या करवाया गया था, एक्सटेंशन या विस्तार करवाया गया था। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आपातकाल था, और आपातकाल के दौरान 1 साल का एक्सटेंशन करवा सकते हैं लोकसभा। क्लियर है, ये कौन से वाले, ये सारे अनुच्छेद कौन सी चीजें को डील करता है, लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83 डील करता है। क्लियर है, अब है अनुच्छेद 84, जो आपके क्वालिफिकेशंस हैं, किसकी क्वालिफिकेशंस, एमपीज के क्वालिफिकेशन, माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वालिफिकेशंस को डिस्कस करता है। आर्टिकल या अनुच्छेद 84 क्या, क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसदों का, सांसदों का माने कि आपके राज्यसभा और आपके लोकसभा। मैंने बताया था राज्यसभा के सांसद होने की आयु क्या है, बताइए, 30 इसकी एज होनी चाहिए, और इसकी 25 एज होनी चाहिए। सी द डिफरेंस, 30 और 25 एज डिफरेंस है मैच्योरनेस के कारण, बिकॉज राज्यसभा क्या है, इंपॉर्टेंट हाउस है, वो परमानेंट हाउस है, डिसीजंस लेने में उसको बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए लोकसभा का जो सांसद होगा वो 25 साल अगर उसकी आयु है तो वो लोकसभा का सांसद हो सकता है। सबसे पहले के जो मतदान सूची है उसमें ठहरने का काबिल होना चाहिए, निर्वाचित जो क्षेत्र है लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र में होने लायक होना चाहिए। क्या बोलेंगे, भारत के लोकसभा निर्वाचन, भारत के लोकसभा निर्वाचन में उसका नाम, ठीक है। 85 हो गया, आर्टिकल 85 है, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रों के बारे में बात करता है, संसद के सत्रों, ठीक है, यानी कि आप साइड में लिख सकते हो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के सत्रों के बारे में बात करता है। तो सत्र का अवसान कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, सत्र का आहूत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। बजट सत्र, दूसरा आपका शीतकालीन सत्र, हाँ, दूसरा, तीसरा आपका मानसून सत्र, ठीक है। अगर मतलब कि ऐसी कोई, हाँ, क्या शीतकालीन सत्र में क्या ये पेश करता है, नहीं सर, देखो बजट सत्र बोल दिया तो इसका मतलब जितने की किस्म के बजट होते हैं, बजट पास करना इतना आसान थोड़ा ना है, उसको तो टाइम लगेगा ही। तो बजट सत्र में सिर्फ जितने भी विधेयक उसमें शामिल करवाए जाएंगे वो सारे के सारे जिस पर डिस्कशन होना होता है वो सारे के सारे बजट सत्र में आते हैं। लेकिन बाद के जो 2 सत्र है ना, शीतकालीन और आपके मानसून वाले, इसमें सभी तरह के सत्रों की बात, सभी तरह के विधेयकों की बात की जाती है। जिस टॉपिक में जैसे कानून पास हुआ ना, सीसीए वाला पकड़ के, कोई बजट सत्र तो नहीं था, कृषि कानून जब बोला था तो क्या ये बजट सत्र था, ये भी बजट सत्र नहीं था, बजट के टॉपिक नहीं थे। तो इन दोनों में आपके कोई भी टॉपिक जिसपे जरूरी है कानून बनना, जिसपे डिस्कशन होना जरूरी है, तो वो आपके पार्लियामेंट में डिस्कशन चलेंगे, ठीक है। ये हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन्हीं 3 में, कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट पूरे देश के वेलफेयर के लिए हमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करना होगा तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, आपके राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, प्लस इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे इमरजेंसी सत्र भी हो सकते हैं, मतलब सडनली हम कोई भी सत्रों को बुला सकते हैं। तो अब ये भी लिखना कि 3 सत्र तो होते ही, साथ में एक आपका अतिरिक्त विशेष सत्र होते जाते हैं, अतिरिक्त विशेष सत्र, अतिरिक्त विशेष सत्र भी हम बुला सकते हैं। हम लोग लोकसभा देख रहे थे, और लोकसभा में एक्चुअली देखो क्या होता है, हम लोग ने इसको डिफाइन किया, इसकी सदस्यता देखी, राज्यसभा देखा, सारी सदस्य, तो
कल लास्ट तक शायद मैंने सेशन तक हम लोग डिस्कस किए थे, हाँ। सत्रों तक डिस्कस किए थे, ठीक है। तो सत्र वाला क्या था बताओ, 3 से आपके आर्टिकल 85 था, राइट, आर्टिकल 85 था, और वो कह रहा था कि सत्र 3 तरह के सत्र हो गए, और वो सत्र का शुरू भी करेगा और सत्र का अंत भी करेगा। अब देखो एक आर्टिकल है आपका, आर्टिकल आपका 86, ठीक है, अनुच्छेद आपका 86, अनुच्छेद 86 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी सत्र को बुलाकर अभिभाषण दे सकता है, यानी कि राष्ट्रपति सडन आपके सडन सेशंस बुलाकर क्या देगा, अभिभाषण दे सकता है, अभिभाषण दे सकता है, ठीक है, सत्र बुलाकर अभिभाषण दे सकता है, या वो विशेष सत्र तो बुला ही सकता है, ठीक है। अभिभाषण देगा, किसको अभिभाषण देगा, सत्र बुलाकर, सत्र में कौन आएगा, दोनों संसद, क्योंकि ये जो है कंबाइंड बोला जा रहा है, ठीक है, कंबाइंड बोला जा रहा है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, बट आई विल से दैट लोकसभा में भी वो दे सकता है और इसमें भी दे सकता है। अच्छा, अब एक दूसरा आर्टिकल है, आर्टिकल 87, ये कह रहा है कि संसद के मतलब वो क्या करेगा कि दोनों सदनों में अभिभाषण तो देगा ही, लेकिन वो विशेष तरीके से बुलाकर विशेष अभिभाषण दे सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल 87, आर्टिकल 87 विशेष अभिभाषण की बात करता है, विशेष अभिभाषण, यानी कि वो विशेष तरीके से सत्रों में बुलाएगा और बुलाकर वो संदेश भेजेगा, एक तो संदेश भेजेगा कि 86 वाले में क्या है कि वो सडन संदेश भेजेगा और वो उसमें अभिभाषण देगा, लेकिन एक 87 में कहता है विशेष अभिभाषण देगा, विशेष अभिभाषण यानी दोनों सदनों में वो कोई भी एक विशेष टॉपिक के ऊपर अभिभाषण देगा, ठीक है। मतलब अगर उसे सीरियसली पैंडेमिक के ऊपर, अगर उसे कोई कोरोना पैंडेमिक आ गया था तो उसके ऊपर अगर सडनली उसे कोई अभिभाषण देना पड़ा तो वो क्या करेगा, विशेष अभिभाषण देगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को कंटिन्यू करवाने के लिए दोनों सदनों में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्योंकि हम लोग लोकसभा को डिस्कस कर रहे हैं, तो लोकसभा क्या होती है, विघटित होती है, पहले तो विघटित होगी, अगर नॉर्मली चले बिना विश्वास प्रस्ताव के तो नॉर्मली वो चल रही है, अब विघटित होगी, इसका मतलब 5 इयर्स बाद वो विघटित होगी, इसके बाद क्या होगा, लोकसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा। अब लोकसभा चुनाव के बाद जो आपका सरकार बनेगी क्या होगी, विशेष बहुमत सबसे जिसको मिलेगा वो अपना सीट क्रिएट करेगी और वही अपना सरकार बनाएगी। तो ये क्या कहता है कि हर एक लोकसभा चुनाव के बाद जो सत्र शुरू होगा, सत्र का जो प्रारंभ होगा उसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे, अभिभाषण देंगे, राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे, अभिभाषण, ठीक है। और साथ ही साथ जब नया सत्र फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है, नया सत्र जब फिर से स्टार्ट होगा, प्रतिवर्ष, आप बोला प्रतिवर्ष, जब न्यू सेशन स्टार्ट होगा, न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देगा, राष्ट्रपति भाषण से स्टार्ट, राष्ट्रपति भाषण से स्टार्ट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। तो ये सारे क्या है उसके विशेष अभिभाषण, क्या है, विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 88 या ठीक है। इस अनुच्छेद 88 में क्या कहता है कि महान्यायवादी की बात करता है, मंत्री परिषद बोलो प्लस या महान्यायवादी, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, महान्यायवादी जो है आपके, ये क्या करेगा, संसद के किसी भी सदन, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में वो भाग लेगा, ठीक है, आचार जो विवरण है, जो चर्चा है उसमें भी भाग लेगा, लेकिन क्या करेगा, ये वोटिंग नहीं देंगे। संसदीय समिति का सदस्य होगा कौन, महान्यायवादी, महान्यायवादी संसदीय समिति, ठीक है, संसदीय समिति हो गया, या आप बोलो कि संसदीय कार्यवाही, तो संसदीय समिति बोल दो या संसदीय कार्यवाही बोल दो, इन दोनों पर क्या करेगा, वो हिस्सा तो लेगा लेकिन मतदान नहीं करेगा, हिस्सा होगा परंतु मतदान नहीं करेगा। कौन, महान्यायवादी, ठीक है, कौन करेगा ये काम, महान्यायवादी। क्लियर है ना। प्रोटेम स्पीकर जो आपका स्पीकर होता है ना, आपका जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, उसे हम लोग स्पीकर कहते हैं, ठीक है, और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो उसे तो हम अध्यक्ष कहते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे हम स्पीकर कहते हैं। लेकिन उस स्पीकर के सिलेक्शन, चुनाव से पहले, निर्वाचन से पहले एक अध्यक्ष होता है जो कि वरिष्ठता के आधार पर मेनली होता है वहां पर, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है, क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, अध्यक्ष का निर्वाचन करना, अध्यक्ष का निर्वाचन करना, यानी कि जो आपका स्पीकर होगा उसका इलेक्शन करवाना की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, इस प्रोटेम स्पीकर की, ठीक है। अब प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को वहां पर शपथ दिलवाएगा,
ठीक है। क्या करेगा प्रोटेम स्पीकर? देखो प्रोटेम स्पीकर के मेनली 4 जॉब होते हैं। पहला जॉब क्या होगा? एक तो जब भी लोकसभा बनेगा सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को बना दिया जाएगा, जो कि उसकी वरिष्ठता के आधार पर होता है। दूसरा जॉब क्या रहेगा? वो वहाँ पर मौजूद जो लोकसभा में मौजूद जितने भी सदस्य हैं उसको क्या करवाएगा? शपथ दिलवाएगा। ठीक है। वो क्या करवाएगा? वो स्पीकर का क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा। ठीक है। ये 3 काम हो गए उसके। इसके बाद जैसे ही अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है, यानी कि जैसे ही स्पीकर का निर्वाचन हो जाता है, इस प्रोटेम स्पीकर की जो पद है वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो आप कहोगे कि स्पीकर स्पीकर के निर्वाचन के बाद निर्वाचित जैसे ही हो जाता है, या तो स्पीकर की निर्वाचित होने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद जो है, स्पीकर का पद स्वतः ही मतलब अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेनली तो कंफ्यूज करेगा अगर तो करेगा, वरना ये सारा कॉमन है, तो इसे सेंटेंस में स्टेटमेंट्स में देने वाली तो कोई बात नहीं, पर दिमाग में रहना कि प्रोटेम स्पीकर का 4 ही मेन पॉइंट होता है। एक तो वो स्पीकर का निर्वाचन करवाता है, दूसरा वो सबको शपथ दिलवाता है, तीसरा वो क्या करता है? हाँ, काम ही यही है उसका कि सबको शपथ दिलवाएगा और अध्यक्ष का चुनाव करवाएगा। जैसे ही आ जाएगा अध्यक्ष तो खत्म करवाएगा। क्लियर है? चलो, और इसके बाद क्या है? अच्छा, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति, क्योंकि लोकसभा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलना कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। बिना स्पीकर के स्पीकर नहीं होगा तो जब तक नहीं है तब तक तो कौन करेगा? यही करेगा। तो ये तुम्हारा मेन उसका प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। ठीक है। तो आप बोलना कि अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, तुम्हें पता है? 24 में लोकसभा चुनाव में था। ठीक है। 5 साल कम करो तो 2019 में बना था, इसका मतलब बीजेपी की सरकार बनी, यानी कि अब ये नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, हमारे मोदी जी की सरकार बनी। ठीक है। तो इस वक्त की जो लोकसभा बनी होगी, थी वो कौन सी बनी थी? 17वीं। तो अब की बार कौन सी बनेगी? 18वीं। ठीक, यही मैं पूछ रही थी। तो हमारी जो लोकसभा बनी थी वो कितनी रहेगी? तो उसका भी प्रोटेम स्पीकर होगा। तो ऐसे तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो आप क्या कहोगे कि वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हमारे 2019 की 17वीं लोकसभा, ठीक है, 17वीं लोकसभा के क्या थे? प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, क्लियर है? तो लोकसभा का ये क्लियर हुआ। अब लोकसभा की अध्यक्ष की बहुत सारी शक्तियां होती हैं। जब से देखो हमारे कोई भी विधेयक, जितने भी गैर फाइनेंस जो बिल्स होते हैं वो आपके राज्यसभा लोकसभा होता है, दोनों में ही समान अधिकार मिलते हैं। लेकिन एक फाइनेंस बिल होता है जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है। तो इसका अध्यक्ष स्पीकर होता है। ठीक। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये डिसाइड कौन करता है? ये स्पीकर डिसाइड करता है। और एक बार जो स्पीकर डिसाइड कर ले फिर इसको चुनौती हम नहीं दे सकते। तो स्पीकर का इंपॉर्टेंट काम जो अगर स्टेटमेंट में आया तो ये आएगा कि क्या धन विधेयक में जो निर्णय है वो क्या स्पीकर का आखिरी निर्णय होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। तो इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। अब स्पीकर को हम क्या कहेंगे? स्पीकर को हम लोकसभा का अध्यक्ष कहेंगे। जब इसको हम लोकसभा का अध्यक्ष कहेंगे तो ऑब्वियस बात है, एक सदन में जितने भी अध्यक्ष की प्रॉपर्टीज होती है, शक्तियां होती है, वो सारे के सारे इसमें होगी जो आपके राज्यसभा में हुई थी। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि आप बोलना कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक या आपका बिल धन बिल विधेयक यानी कि बिल आपका धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करेगा। ठीक है। और एक बार अगर स्पीकर डिसाइड कर लिया तो उसका डिसीजन अंतिम होगा, उसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, अंतिम होगा, जिसे चुनौती नहीं दे सकते। ठीक, जिसे हम चुनौती नहीं दे सकते। क्लियर है? अब मान लो कि कोई भी संसदीय प्रतिनिधि मंडल है, ठीक है, कोई भी संसदीय प्रतिनिधि मंडल यानी कि कोई भी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव आपका मंडल है। ठीक है। तो कोई भी पार्लियामेंट्री संसदीय प्रतिनिधि मंडल का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? ये स्पीकर होगा। तो संसदीय प्रतिनिधि मंडल, ठीक है, संसदीय प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष कौन होगा? स्पीकर होगा। कोई भी अनुशासनहीनता करे तो उसको उचित शासन देना भी कौन करेगा? यही करेगा। ठीक है। लोकसभा की जितनी भी समितियां होती हैं, लोकसभा की जितनी भी समितियां होती हैं, समितियों की नियुक्ति भी यही करेगा। सेकेंड थिंग, अगर कोई आपका लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, तो वो अपना त्याग पत्र
त्याग पत्र किसको देगा? स्पीकर को देगा, स्पीकर को देगा। और स्पीकर अपना निर्णय मत भी देता है, ठीक है। ऐसे तो वो मत नहीं देगा, लेकिन अगर कभी स्थिति हो गई, टाई हो गया है, मतों का टाई हो गया या बराबर मत हो गए, तब जाके जो स्पीकर है अपना निर्णय मत देता है। समान बहुमत पर स्पीकर क्या देता है? स्पीकर निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देता है। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है? होती है एक तो अगर इसका मान लो कि हमें इसको हटाना है, स्पीकर को हटाना है, तो वही सेम प्रोसीजर 14 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी, 14 दिन पहले, ठीक है। 14 दिन पहले स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस देनी पड़ेगी। नोटिस किस चीज की नोटिस देनी है? स्पीकर को हटाने के लिए, हटाने के लिए, ठीक। स्पीकर को हटाने के लिए पहली बात तो 14 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी। दूसरी चीज, लोकसभा में इसके प्रति ये लोकसभा में ही इस चीज को पारित करना पड़ेगा, लोकसभा में इस प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा, प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा, ठीक है। किस चीज के प्रस्ताव को? कि इसको हटाने के प्रस्ताव को लोकसभा में ही पारित करना पड़ेगा, फिर अपना कार्यवाही होगी, 85 प्रतिनिधि कार्यवाही करेंगे, वो अलग बात है। अब लेकिन नेक्स्ट इसका जो प्रॉब्लम है ये क्या है कि वहां पर अगर लोकसभा, जैसे हम लोग कहते हैं कि 5 साल हो गया, लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई, तो क्या स्पीकर का भी पद समाप्त हो गया? ये देगा स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या होगा इसमें? देखिए, स्पीकर अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नेक्स्ट लोकसभा नहीं आ जाती, ठीक है। जब तक नेक्स्ट लोकसभा का सत्र नहीं शुरू हो जाता तब तक वो स्पीकर बना रहेगा। आएगा तब फिर चुनाव ना करके चीजें फिर से रिनोवेट हो जाएगी। तो प्रेजेंट लोकसभा भंग भी हो गई है, अगर प्रेजेंट लोकसभा भंग भी हो गई तो स्पीकर का पद समाप्त नहीं होता, हमेशा याद रखना है। स्पीकर का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर प्रेजेंट लोकसभा भंग हो जाने के पर भी स्पीकर का पद समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो लिखिए थोड़ा सा कि लोकसभा के भंग होने पर भी, लोकसभा के भंग होने पर भी अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होता, अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होता है, ठीक है। हाँ, जी जी, ठीक है। और इसको लिखना अगर हो तो आप बोलना कि अगली लोकसभा की पहली बैठक तक बना रहेगा पद पर, अगली लोकसभा के पहली बैठक, अगली लोकसभा के प्रथम बैठक तक, प्रथम बैठक तक पद पे बना रहेगा, प्रथम बैठक तक पद पर बना रहेगा। क्या लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, तो उसका निर्वाचन कहीं इधर उधर से होता है? नहीं होता है। हमेशा याद रखना कि लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाए या लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाए, वो हमेशा उस लोकसभा के जितने भी सदस्य मंडली है उसी में से ही चुना जाए, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का आपका अध्यक्ष बोलो या उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बोलो, ठीक है। ये कहाँ से चुना जाएगा? लोकसभा सदस्यों में से, लोकसभा सदस्य में से ही निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है? तो ये जो था हमारा आपका, अच्छा कोई अगर बोले तो बोल देना 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो थे हमारे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। 1925 विट्ठल भाई पटेल। और हमारा जो राज्य स्वाधीन हुआ उसमें सबसे पहले जो थे वी मावलंकर, पूर्व थे विट्ठल भाई। हाँ 1925 स्वतंत्रता पूर्व हुआ ना। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के नहीं, सिर्फ ये बोल दे अगर भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे तब तो तुम क्या बोलोगे? विट्ठल भाई पटेल। लेकिन अगर ये बोले कि स्वतंत्र भारत के कौन थे तो तुम क्या बोलोगे? 1925, ठीक है। और ये भारतीय थे, ठीक है। 1921 में जो बना था अध्यक्ष वो कौन था? अंग्रेज था, जिसका नाम है फ्रेडरिक व्हाइट। ये क्या थे? 1925 में प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे। स्वतंत्रता के पहले था परंतु प्रथम भारतीय थे जो अध्यक्ष बना था, ठीक है। क्या नाम था? विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि बना ही कौन था तो फ्रेडरिक थे, ठीक है, फ्रेडरिक। और उसके साथ जो उपाध्यक्ष सच्चिदानंद है, उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद, ठीक है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि स्वाधीन भारत का कौन बना था, स्वाधीन भारत का, तो आप बोलोगे कि मावलंकर, फ्रेडरिक व्हाइट, ठीक। क्लियर है ना? तो हमने राज्यसभा लोकसभा ये दोनों कंप्लीट की। जो बड़े बड़े हमारे टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, मतलब आप बोल सकते हो पूरा संसद खत्म किया है, क्योंकि संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये लोकसभा राज्यसभा होता है, ठीक। अब हम लोग एमपीज पढ़ेंगे क्योंकि संसद में वो सदस्य होते हैं, ठीक। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, काफी बड़ा टॉपिक है।